दोस्तों, अगर आपको न्यूट्रिशन में कुछ भी दिलचस्पी है या आपकी फैमिली में किसी को है या आपके फ्रेंड्स में किसी को है, तो आई एम श्योर आपने फाइबर्स का नाम ज़रूर सुना होगा। लाइक फाइबर्स खाने में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इससे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं और इस तरह की बातें। लेकिन क्या कभी डीप डाउन डिटेल में आपने सोचने की कोशिश करी है कि फाइबर्स क्या करते हैं, किस तरह से हमारी बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं? इसके पीछे की साइंस क्या है, इसके पीछे की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है? तो आज इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखें तो फाइबर्स का हमारे जीवन में क्या रोल है, ये हमारी हेल्थ को किस तरह से अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, फाइबर्स होते क्या हैं? फाइबर्स का मतलब होता है प्लांट फूड का वो पार्ट जो इनडाइजेस्टिबल है। इसका मतलब प्लांट फूड का वो पार्ट जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती। इसे इंग्लिश में रफेज भी कहते हैं और हिंदी में रेशा भी कहते हैं। तो ज़्यादातर आपने सुना होगा, घर के बड़े बुज़ुर्ग वगैरह बोलते हैं या जो न्यूट्रिशन में ख़ास दिलचस्पी रखते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमारे खाने में फ़ाइबर का अमाउंट ठीक-ठाक होना चाहिए। वो सही कहते हैं अपनी जगह पे। लेकिन वो क्यों सही कहते हैं, ये हम जानेंगे। वैसे फ़ाइबर्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हार्ट की बीमारियों को कम करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, डायबिटीज़ होने के चांसेस कम करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर हम ये बात करें कि फ़ाइबर्स मोस्टली मिलते हमें किस तरह के फूड प्रोडक्ट से हैं, तो फ्रूट से, वेजिटेबल से, दालों से, होल ग्रेन से। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है इन इंटरनल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन। फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे कि जो हम डाइट में फ़ाइबर्स लेते हैं उससे हमारी बॉडी को किस किस तरह के हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। हम और भी बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमें कितने अमाउंट में फ़ाइबर्स लेने चाहिए, अगर हम ज़्यादा लेंगे तो उससे हमें किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कम लेट्स कैच कि हमें फ़ाइबर से किस तरह के हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम, फ़ाइबर खाने से हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। मतलब फ़ाइबर्स का वो इफ़ेक्ट है कि वो हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा, बढ़ने से बचाएगा। दूसरी चीज़ है कि फ़ाइबर्स कहीं न कहीं हमारी हार्ट डिसीज़ेज़ के चांस को कम करता है। ये मैं आपको बताता हूँ किस तरह से। जो फ़ाइबर्स हैं वो टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जिसे हम एलडीएल भी कहते हैं, तो फ़ाइबर्स कहीं न कहीं उसका अमाउंट भी रेगुलेट करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है जब टोटल कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल वो भी कंट्रोल में रहेगा, इससे क्या इफ़ेक्ट होता है कि इसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल के प्लैक्स बन जाते हैं ब्लड वेसल्स के अंदर। मतलब कोलेस्ट्रॉल जो एक तरह से ब्लड वेसल्स को रोक देता है कहीं न कहीं, अंदर उसके जमाव हो कर के, वो चीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। तो फाइबर्स का एक बेनिफिशियल इफ़ेक्ट है कि फाइबर्स का सेवन करने से, फाइबर्स का अमाउंट अगर हमारी डाइट में ठीक-ठाक हो, जितना रिकमेंडेड है उतना हो, तो उससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल नियंत्रण में रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कंट्रोल में है तो उससे आप जानते हैं हार्ट डिसीज़ होने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हार्ट डिसीज़ेज़ होने का एक एक बहुत मेन रीज़न होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं, फाइबर्स का इंटेक अगर प्रॉपर अमाउंट में है तो उससे कहीं न कहीं डायबिटीज़ होने की आशंका भी कम होती है, क्योंकि फाइबर्स क्या करते हैं, जो अभी हम चीज़ें खाते हैं उसके अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, तो उसके एब्ज़ॉर्प्शन को ये कंट्रोल करता है। जो हमारे खाने में शुगर है, उसका एब्ज़ॉर्प्शन ये स्लोली करने में हेल्प करता है। तो जब शुगर का एब्ज़ॉर्प्शन अचानक से नहीं होगा, तो ब्लड में शुगर का स्पाइक अचानक से नहीं चढ़ेगा, राइट? तो ऐसा होने से भी कहीं न कहीं डायबिटीज़ होने की संभावना कम होती है और इंसुलिन रेज़िस्टेंस की कंडीशन भी नहीं पैदा होने हो पाती, अगर आपको कोई ख़ास प्रिडिस्पोज़िशन नहीं है तो। दोस्तों, फाइबर का इंटेक अगर ठीक हो तो हमारी गट की हेल्थ, हमारी इंटेस्टाइन की हेल्थ अच्छी होती है। ये बहुत सारी क्लिनिकल जो ट्रायल्स हैं या जो रिसर्च होती है हमारी, उसमें ये चीज़ें बहुत पुख्ता रूप से सामने आई हैं कि हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखने में फाइबर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जो फाइबर्स हम खाने में लेते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। तो जो फ्रेंड्स इनसॉल्युबल फाइबर्स है वो क्या करता है कि वो हमारा जो स्टूल है, मतलब जो भी हम खाना खाते हैं तो उसमें सारी जो अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब एब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं ब्लड में और जो बच जाता है वेस्ट या टॉक्सिक मटेरियल उसे स्टूल कहते हैं। तो जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं ये स्टूल के साथ मिल करके उसका वॉल्यूम बढ़ा देते हैं, उसे बल्क प्रदान कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, इंटेस्टाइन सेंस करती है कि हाँ स्टूल है, तो इंटेस्टाइन पुश करके उसे शरीर से बाहर कर देती है। तो अगर ये फाइबर्स ना हो
तो वो जो टॉक्सिक पदार्थ बच रहे हैं खाने के डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के बाद, वो उसी तरह से इंटेस्टाइन में जमे रहेंगे, पड़े रहेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइन उन्हें पुश करने के लिए मोटिवेट नहीं होगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम है। तो फाइबर्स वॉल्यूम प्रदान करते हैं जिससे कि स्टूल फॉर्मेशन होता है और वो स्टूल फिर बॉडी एक्सपेल करती है, शरीर से बाहर निकालती है। तो अच्छा है ना, क्योंकि कोई टॉक्सिक चीज़ अगर बॉडी में बनी रहेगी, अगर कॉन्स्टिपेशन बना रहेगा तो उससे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। दोस्तों सेकंड, जो गट है हमारी, गट के अंदर बैक्टीरिया होते हैं, और गट बैक्टीरिया एक बहुत 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 रिवॉल्यूशनरी टॉपिक है जिस पे कि ह्यूज साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। बहुत बहुत इंस्पायरिंग फील्ड है ये, और इसके अंदर कुछ कुछ बहुत प्रॉमिसिंग बातें आ रही हैं मेडिकल रिसर्च में। ऑलमोस्ट हर मंथ बहुत सी नई डिस्कवरीज हो रही हैं इसके अंदर। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो गट बैक्टीरिया हैं वो दो तरह के होते हैं, गुड गट बैक्टीरिया और बैड गट बैक्टीरिया। तो जो गुड गट बैक्टीरिया हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये गुड बैक्टीरिया करते क्या हैं, ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। इन्फ्लेमेशन मतलब जो बॉडी के अंदर हमारी सेल्स होती हैं वो बहुत बार अलग अलग कारणों से उनमें इंजरी हो जाती है, क्षति हो जाती है, वो घायल हो जाती है, उनमें सूजन आ जाती है, जिससे वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाती हैं। इस कंडीशन को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो जो गट बैक्टीरिया हैं अच्छी क्वालिटी के, वो इन्फ्लेमेशन को भी कम करते हैं। फ्रेंड्स, गट बैक्टीरिया, ये जो फाइबर हम खाते हैं ये उन पे जीवित रहते हैं, जो गुड गट बैक्टीरिया हैं, और उनका सेवन करके ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड बनाते हैं, शॉर्ट चेन फैटी एसिड। और ये शॉर्ट चेन फैटी एसिड क्या करता है, इसका भी सारा का सारा काम यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करना और एंटी कैंसर की तरह काम करना। मतलब बॉडी में जो भी कभी कैंसर सेल्स पैदा भी हो सकें तो ये पहले ही पहले उनसे मतलब ऐसा माहौल बनाते हैं कि कैंसर सेल्स पनप ना पाएँ। फ्रेंड्स, ये कोलेस्ट्रॉल की, लिपिड्स की और प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, इन सब चीज़ों की जो न्यूट्रिएंट्स हैं मेटाबॉलिज्म में बहुत 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 हेल्प करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स का एक ये भी काम है, ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने में लगे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुड गट बैक्टीरिया हैं उनके सर्वाइवल के लिए फाइबर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि अगर हमारी डाइट में फाइबर्स का अमाउंट ठीक है तो कुछ एक किस्म की पेट की बीमारियां होने की आशंका भी कम हो जाती है। इनफैक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां, मैं आपको नाम बताऊंगा, जैसे कि गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़। इसमें क्या होता है कि जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ आता है, इसकी संभावना कम देखी गई है अगर हमारी डाइट में फाइबर्स का अमाउंट ठीक है तो। साथ ही हाइटल हर्निया, एक तरह का हर्निया होता है ये पेट का, इसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कोलोरेक्टल कैंसर मतलब जो हमारी बड़ी इंटेस्टाइन है और जो हमारा रेक्टम है, मलाशय, इसके कैंसर होने के चांसेस कम देखे गए हैं अगर हमारी डाइट में फाइबर्स का अमाउंट ठीक है तो। इसके साथ ही हीमोरॉइड्स या पाइल्स होने के चांस कम हो जाते हैं। डायवर्टिक्यूलर डिसीज़ होने के चांस भी कम होते देखे गए हैं। दोस्तों, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनके लिए भी कहीं ना कहीं फ़ाइबर्स एक बहुत अच्छी चीज़ है। किस तरह से, क्योंकि फ़ाइबर अगर हमारे खाने में फ़ाइबर का अमाउंट ठीक ठाक होता है तो उससे क्या होता है कि हमारा पेट जल्दी भर जाता है, और जल्दी हमारा पेट भर जाएगा तो हमें ज़्यादा खाने की टेंडेंसी नहीं होगी और हमारा वेट शायद कंट्रोल में रहेगा। तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी फाइबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमें ओवरवेट होने से बचाने की टेंडेंसी रखते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट ये है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है तो फाइबर्स इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। ये चीज़ किस तरह से होती है, क्लिनिकल ट्रायल्स में, क्लिनिकल स्टडीज़ में ये चीज़ देखी गई कि अगर एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन को फाइबर्स खाने में दिए गए प्रॉपर अमाउंट में और दूसरे ग्रुप को नहीं दिए गए, तो जिन्हें फाइबर्स कम दिए गए थे या नहीं दिए गए थे उनके अंदर देखा गया कि जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर्स होते हैं, मतलब कुछ एक केमिकल्स होते हैं जो ब्लड में आ जाते हैं अगर हमारे शरीर में इन्फ्लेमेशन है तो ये मार्कर्स इस ग्रुप में ज़्यादा देखे गए। फॉर एग्जांपल सी रिएक्टिव प्रोटीन नाम से होता है, CRP, या प्लाज्मिनोजन एक्टिविटी इनहिबिटर 1 होता है, रेजिस्टिन होता है, इस तरह की चीज़ें। तो फाइबर्स का एक डायरेक्ट रोल है कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन को कम करने में। अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम है तो बॉडी अपना काम ठीक से कर सकती है, बॉडी की सेल्स अपना काम ठीक से कर सकती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन का मतलब ही क्या है, इंजरी हो जाना, और इंजरी की वजह से स्वेलिंग आ जाना। आप इमेजिन करिए अगर कोई इंसान है जिसे बहुत इंजरी आई हुई है, सूजा हुआ है, वो अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा क्योंकि वो घायल अवस्था में है, काफ़ी घायल अवस्था में है। सेम गोज़ विद सेल्स, हमारी सेल्स भी अगर घायल हैं किसी भी रीज़न से तो फिर वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर पाएंगे, और पूरी की पूरी बॉडी एक सिंक में चलती है, सिंक्रोनाइजेशन में चलती है, एक रिदम में चलती है। तो अगर बॉडी का कोई भी पार्ट, एक ग्रुप ऑफ सेल्स अगर इन्फ्लेमेशन में है
तो उससे पूरी बॉडी पे फ़र्क पड़ सकता है। तो फाइबर्स अगर हमारी डाइट में ठीक ठाक है, उससे ये चीज़ इंश्योर हो सकती है कि इन्फ्लेमेशन के चांसेस कम से कम हों। दोस्तों, एक बहुत प्रॉमिसिंग स्टडी में ये भी पाया गया है कि फाइबर का प्रॉपर इंटेक होने से डिप्रेशन के चांसेस कम हो सकते हैं। ये सुन के थोड़ा-सा डिफरेंट लग रहा है। वैसे अभी इसमें और क्लिनिकल रिसर्च की ज़रूरत है ताकि एक डायरेक्ट कोरिलेशन एस्टैब्लिश हो सके। लेकिन इसके पीछे की हाइपोथेसिस क्या हो सकती है, उसके बारे में बात करते हैं। हमें ये पता है कि फाइबर्स का प्रॉपर इंटेक होने से इन्फ्लेमेशन के चांस कम रहते हैं और डिप्रेशन में देखा गया है कि ब्रेन के कुछ एक एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन रहता है ब्रेन की सेल्स में। तो एक तो ये लिंक है कि चूँकि फाइबर्स इन्फ्लेमेशन कम करते हैं तो उसका फ़र्क ब्रेन पे भी पड़ता होगा और ब्रेन के एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन कम होता होगा, जिससे डिप्रेशन के चांस कम होते होंगे। साथ ही दोस्तों, एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन हार्मोन। इसका भी डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर इसका अमाउंट ऑल्टर कर जाता है तो फिर डिप्रेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सेरोटोनिन हार्मोन जितना ब्रेन में अवेलेबल होता है, प्रेजेंट होता है, उसका करीब 9-10 गुना ज़्यादा कहाँ पर होता है, इंटेस्टाइन में, क्योंकि गट बैक्टीरिया इसका फॉर्मेशन कर रहे होते हैं वहाँ पे। तो ये भी एक लिंक है कि चूँकि फाइबर खाने से गट बैक्टीरिया की पॉपुलेशन हेल्दी होती है, अच्छी होती है, तो कहीं न कहीं सेरोटोनिन हार्मोन पे फ़र्क पड़ता है, जो कि एक ब्रेन केमिकल है, एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। ब्रेन का इन्फ्लेमेशन कम होता है, ओवरऑल डिप्रेशन में हेल्प मिलती है। दोस्तों, एक और बहुत यूनिक स्टडी में पता लगा, ऐसे भी चांसेस हैं कि फाइबर खाने से लॉन्जेविटी बढ़ सकती है, मतलब उम्र बढ़ सकती है। इनफैक्ट रिसर्च में देखा गया कि अगर 10 ग्राम फाइबर्स पर डे इंक्रीज़ कर दिया गया, तो जो ओवरऑल मोर्टेलिटी है, ऑल कॉज मोर्टेलिटी, मतलब सभी कारणों से मृत्यु दर, वो करीब 11% कम पाई गई। हालांकि अभी इस चीज़ में और भी रिसर्चेस होनी चाहिए जो कि इस पर्टिकुलर थ्योरी को वैलिडेट करें, लेकिन फिर भी एक प्रॉमिसिंग तथ्य तो आया ही है कि ऐसा कुछ कोरिलेशन बन सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि फाइबर्स होते कितनी तरह के हैं। तो फाइबर्स मेनली दो तरह के होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो होते हैं जो कि पानी में घुल जाते हैं, और इनसॉल्युबल जो अघुलनशील होते हैं, मतलब पानी में डिज़ोल्व नहीं होते। तो पहले बात करते हैं सॉल्युबल फाइबर्स की। ये क्या करते हैं, हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ये पानी में डिज़ोल्व होकर एक जेली की तरह का सब्सटेंस बनाते हैं, जेल की तरह का। उससे क्या फ़ायदे हैं? पहले तो उससे हमें थोड़ी कैलोरी मिल जाती है, मतलब थोड़ी एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। दूसरा, ये जो जेल लाइक सब्सटेंस है, ये टोटल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, मतलब जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसे भी कम करने में हेल्प करता है। इसके साथ ही ये ब्लड शुगर के रेगुलेशन में भी अपना रोल निभाता है। अब बात करते हैं इनसॉल्युबल फाइबर की, जो पानी में नहीं घुलते। ये क्या करते हैं, ये स्टूल को वॉल्यूम प्रदान करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे स्टूल में बल्क आ जाता है। स्टूल मतलब कि जो वेस्ट और टॉक्सिक केमिकल्स बच जाते हैं हमारे खाने के डाइजेस्ट होने के और न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्ब होने के बाद। तो जो विषैले पदार्थ बच गए हैं, ये जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं, ये उसके साथ मिल जाएंगे, ताकि वो चीज़ में थोड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, थोड़ा वज़न आ जाएगा, और चूँकि वॉल्यूम आ गया है, अब इंटेस्टाइन उस चीज़ को सेंस करेगी कि हाँ, कुछ है यहाँ पे जिसे मुझे बाहर निकालना है। इंटेस्टाइन उसे एक्सपेल कर देगी, हमारा स्टूल फॉर्मेशन के बाद स्टूल पास हो जाएगा। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि काफ़ी सारी थ्योरी वाली बातें हो गई कि भाई फाइबर्स के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, किस किस तरह से इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब ये भी बात कर लेते हैं कि फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, इसके गुड सोर्स क्या हैं। तो अगर हम ओवरऑल जनरल बात करें, मोटी मोटी बात करें, तो फाइबर्स हमें वेजिटेबल से, फ्रूट से, होल ग्रेन्स वगैरह से मिलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कुछ नॉलेज बढ़ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो अहेड, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे भी बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो हम पहले बात करते हैं वेजिटेबल सोर्सेज की, कि किन किन सब्जियों को खाने से हमारी बॉडी में फाइबर्स का अमाउंट हमें मिलता है। कई सारे एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल, मटर से अच्छा मिलता है, कैरेट्स हो गई, गाजर, बीट्स या चुकंदर हो गई, स्पिनच या पालक, ब्रोकोली, पोटैटो, मतलब आलू, टमाटो, टमाटर, इन सब चीज़ों से हमें फाइबर की मात्रा ठीक ठाक मिल जाती है। फ्रेंड्स, अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो वैसे तो जो कॉमन फ्रूट्स हैं उनसे भी फाइबर हमें बहुत अच्छे अमाउंट में मिल जाता है, जैसे कि बनाना, मतलब केला, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, पियर्स या नाशपाती, और एवोकाडो इज़ अ वेरी गुड सोर्स। एवोकाडो से भी काफ़ी अच्छे अमाउंट में फाइबर्स मिल जाता है। अब अगर हम नॉर्मल खाने पीने की चीज़ों की बात करें, तो दालों में बहुत अच्छे अमाउंट में फाइबर्स होते हैं। उनके अलावा आमंड्स में होते हैं, राजमा हो गया आपका, या आपके काबुली चने हो गए, स्वीट पोटैटो या शकरकंद हो गई, पॉपकॉर्न हो गया, और फ्रेंड्स चिया सीड्स जो होते हैं, इनसे भी बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर्स मिलते हैं।
इनफैक्ट चिया सीड्स एक बहुत रिच सोर्स है फाइबर्स का। आप ये मान लीजिए कि अगर 100 ग्राम चिया सीड्स हैं, उसके अंदर लगभग 35 ग्राम तो सिर्फ फाइबर्स ही हैं। वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्सेज है। तो आप ये सब चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं अपनी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से। आपको किसी भी जगह पे कोई भी डाउट हो, आप अपने डॉक्टर से, अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से बात कर सकते हैं। बिना उनके सलाह के लाइफ में कुछ भी मेजर डिसीज़न या कुछ भी हेल्थ ऑल्टरिंग डिसीजन लेने की कोशिश मत करिएगा, इट कैन बी हार्मफुल। दोस्तों, अब ये बात करते हैं कि हमें एक्चुअली फाइबर्स अपनी डाइट में कितना लेना चाहिए, कितने अमाउंट में लेना चाहिए। तो अगर हम एवरेज बात करें कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पर्सन का वेट 60 केजी है, तो उसकी कैलोरी रिक्वायरमेंट रोज़ की अप्रॉक्सीमेटली 2000 होगी। तो ऐसे इंसान को कितना फाइबर लेना चाहिए? तो अगर वो पुरुष है या मेल है, तो उसे करीब करीब 38 ग्राम के आसपास फाइबर की ज़रूरत होती है, और अगर वो फीमेल है तो उसे लगभग 25 या 25 ग्राम फाइबर की रिक्वायरमेंट होती है। फाइबर की रिक्वायरमेंट 50 ईयर्स की एज के बाद कम हो जाती है। तो अगर 50 ईयर्स की एज के ऊपर एक एवरेज बॉडी वेट की महिला है, तो उसकी रिक्वायरमेंट करीब 21 ग्राम फाइबर की होगी, और पुरुष है तो उसकी रिक्वायरमेंट करीब करीब 30 या 30 ग्राम की होगी। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में महिलाओं की फाइबर रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बढ़ जाती है और एटलीस्ट 28 ग्राम या 28 ग्राम हो जाती है। दोस्तों, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बहुत उत्साह में आकर के ज़्यादा फाइबर्स का सेवन करना स्टार्ट कर देंगे तो उससे क्या हो सकता है, और क्या ऐसा भी कुछ होता है कि उससे नुकसान भी हो सकता है? तो हाँ, अगर आपकी डाइट में 70 ग्राम एवरेज से ज़्यादा फाइबर्स का सेवन आप कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको गैस ज़्यादा बन सकती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको पेट ऐसा फूला-फूला लग सकता है, बफ़ारे आ सकते हैं, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं, पेट में दर्द रह सकता है लगातार। दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए कि हमारी डाइट में फ़ाइबर का अमाउंट ठीक-ठाक रहे? सबसे पहले तो आप जो कुछ भी खा रहे हैं, आप देख लीजिए कि वो चीज़ क्या है। अपनी डाइट में प्रॉपर्ली आप ये सब वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह इंक्लूड करिए। कोशिश करिए कि आप जो फ्रूट्स ले रहे हैं या जो वेजिटेबल्स ले रहे हैं, अगर आप उसको स्किन के साथ ही ले सकते हैं, तो और भी अच्छा है। डेफ़िनेटली सिर्फ वही फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप ऑरेंज भी नहीं खा सकते ना, दैट्स ओके। तो इसके साथ ही आपको ये भी देखना है फ्रेंड्स कि जो प्रोसेस्ड फूड होता है, जो फ़ास्ट फूड है, जो जंक फूड है ना? जो बहुत डीप फ्राइड फूड है, ये सब चीज़ें मिनिमाइज़ कर लीजिए, बिल्कुल हो सके तो मत लीजिए, क्योंकि इनसे आपको सिर्फ़ कैलोरी मिलती है, कोई फाइबर्स वगैरह नहीं मिलते, और ये सब चीज़ें आपके लिए हार्मफुल होती हैं। तो आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोशिश करिए, अपने दिन का एक शेड्यूल बनाइए, और उसमें बीच-बीच में आप फ्रूट्स और वेजिटेबल की सर्विंग लेते रहिए, क्योंकि जो फाइबर्स हैं ये आपको फुल रखेंगे, ये आपकी बॉडी में ग्लूकोज़ का स्पाइक नहीं आने देंगे, ये आपका बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करेंगे, इनके बहुत सारे फ़ायदे, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखेंगे, आपके अंदर इन्फ्लेमेशन कम करेंगे, और कितने सारे हेल्थ इफ़ेक्ट की बात हमने अभी-अभी करी है। दोस्तों, मैंने लगभग 20 साल पेशेंट्स की सेवा की है। मैंने बीमार लोगों को, मरीज़ों को स्वस्थ बनाने में, हेल्दी बनाने में कोशिश की है। अब मेरा ये मिशन है कि मैं जो हेल्दी लोग हैं, उन्हें बीमार ना होने दूँ, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ मैं। कैसे? मेडिकल एजुकेशन दे करके, मेडिकल नॉलेज को शेयर करके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ अपने जानने वालों को भी रिकमेंड करिएगा कि इसे देखें, ताकि उन्हें कुछ हेल्थ इन्फॉर्मेशन पता लगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने सजेशंस दे सकते हैं। आप जो भी टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करेंगे, मैं कंसिडर करूँगा डेफ़िनेटली कि मैं उन पे वीडियोज़ बनाऊँ, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स मेडिकल नॉलेज थोड़ा आसानी से, थोड़ी ईज़िली समझ में आ जाए। फ्रेंड्स, एक बार बीमारी हो जाए फिर तो उसका इलाज करना ही होता है, उसमें रिसोर्सेज वेस्ट होते ही हैं। तो क्यों ना हम प्रिवेंटिव हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दे लें, ताकि बीमारी ना हो, ऐसे कुछ नौबत आ जाए